चलिए डिस्कस करते हैं आज के 10 एमसीक्यूज जो कि यूपीएससी और करंट अफेयर्स एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। निम्नलिखित में से किस संगठन ने 80% टीओटी के साथ अर्थात ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ F414 जेट इंजनों के सह उत्पादन के लिए HAL के साथ साझेदारी की है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, रॉल्स रॉयस, सैफरन, GE एरोस्पेस या बोइंग। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, GE एरोस्पेस। दोस्तों, अप्रैल 2026 में HAL अर्थात हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और GE एरोस्पेस यूनाइटेड स्टेट्स के बीच एडवांस फाइटर जेट इंजन को प्रोडक्शन एग्रीमेंट हुआ है। सबसे पहले समझिए कि इस एग्रीमेंट का कोर प्रोडक्ट F414 इंजन है। यह वर्ल्ड क्लास कॉम्बैट इंजन है जो हाई थ्रस्ट जनरेट करता है और एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए सूटेबल है। आफ्टर बर्निंग का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि एडिशनल फ्यूल बर्न करके इसमें एक्स्ट्रा थ्रस्ट जनरेट किया जा सकता है, जो कॉम्बैट टेक ऑफ, सुपरसोनिक स्पीड और डॉग फाइट सिचुएशन में काफी यूजफुल होता है। इस डील के तहत 99 इंजन्स को डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें 80% से अधिक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी। डिफेंस सेक्टर में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सबसे सेंसिटिव इशू होता है क्योंकि कंट्रीज नॉर्मली क्रिटिकल टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करती हैं। अब सवाल यह है कि यह इंजन्स कहाँ यूज होंगे। तो फ्रेंड्स, ये इंजन्स यूज होंगे LCA तेजस मार्क 2 में, फिर उसके अलावा एमका प्रोजेक्ट अर्थात एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट में और TEDBF प्रोजेक्ट। अभी TEDBF प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं? तो इसका मतलब है ट्विन इंजन डेक बेस्ड एयरक्राफ्ट। यह जो है यह एयरक्राफ्ट कैरियर में यूज होते हैं। जो एयरक्राफ्ट कैरियर में जो एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें जो इंजन यूज होते हैं उसके लिए यूज होंगे LCA तेजस मार्क 2 और एमका के लिए यूज होंगे। मतलब एक इंजन इकोसिस्टम से भारत अपने मल्टीपल फ्यूचर फाइटर प्रोग्राम्स को मैनेज कर सकता है। करंटली यह इंजन्स F-16 हॉर्नेट में भी यूज हो रहे हैं। F-18 हॉर्नेट जो कि यूएसए द्वारा यूज किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत द्वारा हाल ही में कमीशन किए गए INS अर्धमन का सही वर्णन करता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, यह डीजल इलेक्ट्रिक हमलावर पनडुब्बी है, यह एक परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, यह एक विमान वाहक पोत सहायक पोत है, या फिर यह पनडुब्बी रोधी गश्ती पोत है। इसका सही जवाब है, यह एक परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। दोस्तों, हाल ही में अप्रैल 2026 में भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी और न्यूक्लियर डिफेंस कैपेबिलिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए INS अर्धमन को लॉन्च किया गया है। यह भारत की तीसरी SSBN सबमरीन है। अब SSBN का मतलब है फ्रेंड्स, शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक मिसाइल। इसका मतलब क्या है? मतलब यह एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन है जो कि बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल कैरी कर सकती है। SSBN किसी भी न्यूक्लियर पावर के लिए सबसे सिक्योर डिफेंस प्लेटफॉर्म माने जाते हैं। यह पानी के नीचे छिप सकते हैं, इन्हें डिटेक्ट करना मुश्किल होता है और यह लॉन्ग ड्यूरेशन तक पेट्रोल कर सकते हैं। इसमें एनिमी फर्स्ट स्ट्राइक के बाद भी रिटेलिएशन पॉसिबल है। मतलब देश में कहीं भी अगर स्ट्राइक हो जाता है तो इस और आपके अगर एयरक्राफ्ट और आर्मी निष्क्रिय भी हो जाती है तो आप पनडुब्बी से एक जवाबी हमला कर सकते हैं। अच्छा, भारत की SNBF फ्लीट 3 है, 3 पनडुब्बियां शामिल हैं। एक है INS अरिहंत जो कि 2016 में कमीशन हुई थी, फिर है INS अरिघाट जो कि 2024 में कमीशन हुई थी, और अब है INS अरिंधमन जो कि 2026 में कमीशन हुई है। फ्रेंड्स, ये जितनी भी सबमरीन है यह अरिहंत क्लास की सबमरीन है। ये आप याद कर लीजिए। ये पूछा जाता है कि कोई भी पनडुब्बी
यह कोई भी डिस्ट्रॉयर या कोई भी फ्रिगेट यह किस क्लास का है? यह अरिहंत क्लास की सबमरीन है और यह प्रोजेक्ट एटीवी के अंदर बनाई गई है। एटीवी का फुल फॉर्म है एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेसल। इसमें K-15 सागरिका मिसाइल लगी हुई है। K-15 सागरिका और K-4 मिसाइल लगी हुई है। K-4 मिसाइल की रेंज 3,500 किलोमीटर बताई जाती है फ्रेंड्स। INS अरिथमन में 8 वर्टिकल लॉन्चेस दिए गए हैं जो पेलोड कैपेसिटी बढ़ाते हैं। इससे भारत का न्यूक्लियर ट्रायड जो है और मजबूत हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस संवैधानिक संशोधन से संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड। 42वां संशोधन, 73वां संशोधन, 46वां संशोधन या फिर 44वां संशोधन। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स 83वां नहीं है 73वां संशोधन। दोस्तों, भारत में 24 अप्रैल को मतलब आज ही के दिन नेशनल पंचायती राज डे मनाया जाता है और यह 73वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के तहत आया था और इसे ऑफिशियली इम्प्लीमेंट किया गया था 24 अप्रैल 1993 में। पहले पंचायत एग्जिस्ट करती थी लेकिन कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन उन्हें नहीं मिला हुआ था। इलेक्शंस रेगुलर नहीं होते थे, फंड्स भी वीक थे। इस अमेंडमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 जोड़ा था। इसमें आर्टिकल 243 टू 243 ओ यह पंचायत से रिलेटेड प्रोविजन कवर करता है और आर्टिकल 243 बी स्टेट्स में 3 टाइप पंचायत राज सिस्टम प्रोवाइड करता है। पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर और तीसरा जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करता है। 73वें अमेंडमेंट ने इसमें 11 शेड्यूल इंसर्ट की थी जिसमें 29 सब्जेक्ट पंचायत को ट्रांसफर किए गए थे। उसमें एग्जाम्पल्स आते हैं एग्रीकल्चर, माइनर इरिगेशन, एनिमल हस्बेंड्री, रूरल हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, रोड, हेल्थ, एजुकेशन। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अप्रैल 2026 में निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय ने मासिक धर्म अवकाश के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार घोषित किया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड। दिल्ली हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट या कर्नाटक हाई कोर्ट। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स कर्नाटक हाई कोर्ट। दोस्तों, अप्रैल 15 2026 को कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दिया है जिसमें मेंस्ट्रुअल लीव को डिग्निटी, हेल्थ और इक्वलिटी के फ्रेमवर्क में इंटरप्रेट किया गया है। यह जजमेंट लेबर लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, वुमेन एम्पावरमेंट और सोशल जस्टिस के पर्सपेक्टिव से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इस जजमेंट को जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने डिलीवर किया है। कोर्ट ने कहा है कि मेंस्ट्रुएशन एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है और इस प्रोसेस के दौरान वुमेन को पेन, फैटीग, हार्मोनल डिस्कम्फर्ट और हेल्थ चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। अगर वर्कप्लेस सिस्टम इन रियलिटीज को इग्नोर करता है तो इक्वलिटी सिर्फ फॉर्मल इक्वलिटी बनकर रह जाती है। कोर्ट ने आर्टिकल 21 का जिक्र किया है, मतलब राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कोर्ट की वाइड इंटरप्रिटेशन के हिसाब से आर्टिकल 21 इंक्लूड करता है राइट टू डिग्निटी, राइट टू हेल्थ, राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क। इसलिए मेंस्ट्रुअल हेल्थ को डिग्निटी के साथ कनेक्ट किया गया है। कोर्ट ने इंटरिम डायरेक्शन दिया है कि 18 से 52 एज ग्रुप वुमेन को एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलना चाहिए जिसमें एक पेड लीव पर मंथ मिलनी चाहिए, मतलब साल भर में 12 पेड मेंस्ट्रुअल लीव्स मिलेंगी। जजमेंट का बोर्ड इंटरप्रिटेशन ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों सेक्टर्स के लिए दिया गया है। चलिए आगे अगले प्रश्न पर आते हैं। पशु प्रयोगों में 3 R's सिद्धांत किसका प्रतिनिधित्व करता है? आपके ऑप्शन हैं रेड्यूस, रिप्लेस, रिफाइन, रेस्पेक्ट, रिस्टोर, रीयूज, रिमूव, रिसाइकल, रिबिल्ड या फिर रिप्लेस, रिस्टोर, रिबिल्ड। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स रेड्यूस, रिप्लेस, रिफाइन।
दोस्तों, हर साल अप्रैल के आसपास ग्लोबली लेबोरेटरीज एनिमल के एथिकल ट्रीटमेंट और साइंटिफिक टेस्टिंग अल्टरनेटिव को लेकर अवेयरनेस कैंपेन चलाती हैं। यह ऑब्जर्वेंस 1979 में नेशनल एंटी विसेशन सोसाइटी ने स्टार्ट किया था। मेडिकल रिसर्चर्स, वैक्सीन, कॉस्मेटिक, टॉक्सिसिटी टेस्टिंग और एजुकेशन में एनिमल्स को हिस्टोरिकली यूज किया जाता है, जिसमें कॉमन है चूहे, रैबिट, गिनी पिग्स और डॉग्स। लेकिन एक क्वेश्चन है, क्या ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए एनिमल सफरिंग जस्टिफाइड है? भारत में भी CCSEA, कौन सी CCSEA, कमिटी फॉर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स, रेगुलेट करता है। यह ऑपरेट करता है अंडर प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसे जैन अशोक के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, अशोक, बिंदुसार, संप्रति या चंद्रगुप्त। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, संप्रति। दोस्तों, एशियन हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम है सम्राट संप्रति। 2026 में गुजरात के गांधीनगर में उनके नाम पर म्यूजियम इनॉग्रेट हुआ है। अब संप्रति थे कौन? यह एक मौर्यन डायनेस्टी रूलर थे, मौर्यन राजा थे, जो लगभग 224 बीसी से 215 के बीच जिन्होंने राज किया। यह एम्परर अशोक के पोते भी माने जाते हैं, अर्थात ग्रैंडसन। अशोक बुद्धिज्म के लिए फेमस थे, जबकि संप्रति जैनिज्म के पैट्रन के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए उन्हें जैन अशोक के नाम से भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, जैनिज्म में 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिसमें से पहले थे श्री ऋषभनाथ और लास्ट थे महावीरा। इसमें पंच महाव्रत भी कहे गए हैं जैन में, अहिंसा, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, असत्य। यह म्यूजियम गुजरात में लोकेटेड है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस समझौते का उद्देश्य भारतीय निर्यात को 100% शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करना और प्रतिवर्ष 5000 कुशल वीजा की अनुमति देना है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, इंडिया ऑस्ट्रेलिया FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया UAE CEPA या फिर इंडिया UK FTA। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, इंडिया न्यूजीलैंड FTA। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच अप्रैल 27, 2026 को नई दिल्ली में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने की शेड्यूल्ड डेवलपमेंट होने संभावना है। नेगोशिएशन हाल ही में कंप्लीट हुए हैं दिसंबर 22, 2025 को। एग्रीमेंट भारत मंडपम डिस्कशन और बिजनेस फोरम के बाद फॉर्मलाइज हुआ है। अभी हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड का जो ट्रेड है वह 2.4 बिलियन डॉलर US डॉलर है, USD है, जिसे 2030 तक 5 बिलियन डॉलर करने का एक लक्ष्य रखा गया है और अगले 15 वर्षों में 20 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट का एक लक्ष्य भी रखा गया है। इसमें भारत को क्या गेन मिला है? तो भारत को 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस मिला है न्यूजीलैंड के मार्केट का फॉर एक्सपोर्ट्स। और न्यूजीलैंड को क्या मिला है? न्यूजीलैंड के 95% एक्सपोर्ट आइटम पर टैरिफ कम होगा, खत्म नहीं होगा। अच्छा, भारत ने इसमें कुछ सेक्टर्स को प्रोटेक्ट किया है, जैसे कि डायरी, एडिबल ऑयल, शुगर, ऑनियन, स्पाइसेस और रबर। यह डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूजीलैंड एक्सपोर्ट जो करता है भारत को वो है ऊन, कोल, लकड़ी, वाइन, एवोकाडोस और ब्लूबेरी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी को धोलेरा में भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, टाटा सेमीकंडक्टर्स, माइक्रोन इंडिया, CG सेमी या काइंस सेमीकॉन।
इसका सही जवाब है फ्रेंड्स टाटा सेमीकंडक्टर्स। दोस्तों, भारत के इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया है जब भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑफिशियली अप्रूव हुआ है गुजरात के धोलेरा में। गवर्नमेंट ने टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड को सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट एस्टेब्लिश करने के लिए एसईजेड एलोकेट किया है। इसकी लोकेशन है धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन DSIR गुजरात। यह रीजन दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से लिंक्ड है, एक फ्लैगशिप स्मार्ट इंडस्ट्रियल जोन माना जाता है। इसमें कुल 91,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट प्लानिंग रखी गई है। कितने की? 91,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग रखी गई है, जो कि भारत के लार्जेस्ट हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट से एक माना जा रहा है। अच्छा, इसका कुल एरिया होगा 66.16 हेक्टेयर्स और इसमें कुल 21,000 डायरेक्ट जॉब्स और इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होने की संभावना है। फ्रेंड्स, सेमीकंडक्टर फैब क्या होता है? तो फैब का मतलब होता है फैब्रिकेशन प्लांट। यहाँ सिलिकॉन वेफर्स पर माइक्रोस्कोपिक सर्किट बनाए जाते हैं जिससे चिप क्रिएट होते हैं, जो यूज होते हैं स्मार्टफोन्स में, कार्स में, डिफेंस सिस्टम में, कंप्यूटर्स में, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स में, AI सर्वर्स में और मेडिकल डिवाइसेस में। अब तक भारत मोस्टली चिप इंपोर्ट कर रहा था। ग्लोबल चिप शॉर्टेज का टाइम सबने देखा है और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन कितनी स्ट्रेटेजिक है यह सभी जानते हैं। इसलिए जब यह बन जाएगा तो इससे भारत की इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बढ़ेगी, हाई वैल्यू एक्सपोर्ट्स बनेंगे, सप्लाई चेन रिलीजियंस बनेगा और एडवांस्ड स्किल इकोसिस्टम क्रिएट होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। लद्दाख में तनाव कम होने के बाद भारत चीन द्विपक्षीय परामर्श के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस संगठन का उपयोग मंच के रूप में किया जा रहा है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, आसियान, बिम्स्टेक, क्वाड या SCO। बहुत ही सरल जवाब है प्रश्न, बहुत ही सरल है इसका आंसर, क्योंकि भारत और चीन मुख्यतः SCO में मिलते हैं, तो इसका सही जवाब है SCO। दोस्तों, हाल ही में अप्रैल 2026 के दौरान चाइना और भारत के बीच SCO फ्रेमवर्क के अंडर बायलैटरल कंसल्टेशन रिज्यूम हुआ है। यह कंसल्टेशन ईस्टर्न लद्दाख स्टैंड ऑफ के बाद नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का पार्ट है। 2020 के बाद भारत और चाइना टेंशन्स बढ़े थे, जिसमें की फ्रैक्शंस थे गलवान वाली, डेप्सांग प्लेन, डेमचौक और पैंगोंग सो सेक्टर। यह इशू लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ट्रस्ट डेफिसिट का रीजन बने थे। अच्छा, अब SCO की बात करें तो फ्रेंड्स, ये बना था 2001 में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और भारत ने इसको भारत इससे जुड़ा था 2017 में, मतलब भारत इसका फुल टाइम मेंबर 2017 में बना था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में हाल ही में बार बार नेतृत्व परिवर्तन और राजनीतिक अस्थिरता के बीच उज्जवल न्याम ओसोर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान या फिर मंगोलिया। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स मंगोलिया। दोस्तों, 2026 में उज्जवल नाम ओसार मंगोलिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। वह मंगोलियन पीपल पार्टी से बिलोंग करते हैं। चलिए अब कल का प्रश्न देखते हैं। कल हमने आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को भारत के संगीत जगत को बढ़ावा देने के लिए यामाहा म्यूजिक इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, शंकर महादेवन, AR रहमान, जाकिर हुसैन या फिर सोनू निगम। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स AR रहमान। दोस्तों, भारत के लेजेंडरी कंपोजर AR रहमान को 2026 में यामाहा म्यूजिक इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। चलिए अब कल के लिए प्रश्न देखते हैं। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी पहल स्कूली छात्रों में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति प्रारंभिक रुचि को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से शुरू की गई है?
आपके ऑप्शंस हैं फ्रेंड, इंस्पायर प्रोग्राम, युविका, विज्ञान ज्योति या अटल टिंकरिंग लैब्स। फ्रेंड्स, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आपको आज का सेशन फ्रूटफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।